नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 1 जून 2022। आज हम लोग देखेंगे हमारी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है, प्रमुख 8 उद्योगों के सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। हमेशा इस चीज को चेक करा करिए, यहां पर कहीं कथन लिखे होते हैं और आपसे यह पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है, तो यह जरूर देख लिया करिए कि यहां पर सही और गलत में से क्या पूछा गया है। उसको आप सर्किल में कर लिया करिए या अंडरलाइन कर लिया करिए, ठीक है। चलिए, तो पहला कथन है, यह आर्थिक सलाहकार कार्यालय उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी करा जाता है। एकदम सही है। अब यहां पर जो 8 उद्योगों की बात हो रही है, तो ये कौन से 8 प्रमुख उद्योग जिनको कोर इंडस्ट्री कहते हैं, ठीक है, कोर बोलते हैं, तो ये कौन कौन से होते हैं। एक तो कोयला है, दूसरा कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात या इसको स्टील कहते हैं, स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट और विद्युत उद्योग, ठीक है। तो ये कितने उद्योग हो गए हमारे, ये 8 कोर उद्योग होते हैं हमारी अर्थव्यवस्था में। तो प्रतिवर्ष इसके बारे में कौन सा उद्योग ने कितना विकास करा, किसका कितना उत्पादन हुआ, तो इसके लिए सूचकांक निकाला जाता है। और वो सूचकांक कौन निकालता है, वो सूचकांक निकालता है वाणिज्य मंत्रालय है। वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग आता है जिसको बोलते हैं DPIIT, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्या, उद्योग एवं आंतरिक संवर्धन विभाग। इंग्लिश में बोलते हैं, डी से हो गया डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। आंतरिक की बात हो रही है तो इंटरनल ट्रेड, ठीक है, ये निकालता है। तो पहला वाला कथन एकदम सही हो जाएगा। 8 कोर जरूर याद रखिएगा, ये मेंस उत्तर लेखन में भी आप इसको यूज कर सकते हैं या प्रारंभिक परीक्षा में भी आपसे इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। ये जो 8 क्षेत्र हैं, इसमें सर्वाधिक भारांश बिजली क्षेत्र का होता है, गलत जवाब है। सर्वाधिक जो इसमें भारांश होता है, जो वेटेज दिया जाता है, सबसे महत्वपूर्ण वो कौन सा होता है, वो हमारे रिफाइनरी के उत्पाद होते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो सबसे ज्यादा बिजली विभाग नहीं होता है, रिफाइनरी के उत्पाद होते हैं। और सबसे कम की बात करते हैं तो वो हमारा उर्वरक होता है। उर्वरक क्या है, सबसे कम है, और मैक्सिमम क्या है, रिफाइनरी उत्पाद है। तो सबसे कम में उर्वरक, ये तो ठीक हो जाएगा, परंतु यहां पर जो सर्वाधिक भारांश बिजली क्षेत्र लिखा है, ये गलत हो जाएगा। इस वजह से पूरा कथन गलत हो जाएगा। लिखा हुआ है कि विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा को शामिल नहीं किया गया, यह भी गलत हो जाएगा, ठीक है। हमसे सही कथन पूछे गए थे, तो सही कथन केवल एक होगा। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, केवल एक। तो यह चीज मैंने जो आपको बताई है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा कहीं पे। अब ये चर्चा में क्यों आया है, क्योंकि अभी हाल ही में तुलना करी गई है कि पिछले वर्ष 2021 की तुलना में, 21 के अप्रैल माह की तुलना में जो 2022 का अप्रैल माह गया है, उसमें 8.4% की वृद्धि हुई है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा बस। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कपड़ा निर्यात से पूछा जा रहा है कि भारत से कपड़ा निर्यात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, ठीक है। पहला कथन है, वैश्विक बाजार में मांग की कमी, निर्यात बाजार में बांग्लादेश और वियतनाम जैसे उभरते खिलाड़ियों से प्रतिस्पर्धा के कारण चालू वर्ष में भारत से कपड़ा और परिधान निर्यात मात्रा में पर्याप्त गिरावट आई है। बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। ये आपसे प्रश्न पूछने का मतलब ही ये था। न्यूज में क्या आया है, जो वस्त्र मंत्रालय है उसने ये डेटा दिया है कि 2021-22 में हमने क्या करा है, 44 बिलियन US डॉलर का कपड़ा जो है वो निर्यात करा है, और ये अभी तक का सर्वाधिक है। और कथन में पूछ रहा है कि गिरावट आई है, तो यह कथन ऐसे ही गलत हो जाएगा। इस स्टेटमेंट को जरूर याद रखिएगा, आप मेंस उत्तर लेखन में भी इसको कोट कर सकते हो। दूसरा कथन है, भारत वस्त्र और परिधान का शीर्ष निर्यात संयुक्त राज्य अमीरात यानी कि UAE को करता है, गलत हो जाएगा। सबसे ज्यादा हम निर्यात किसको करते हैं, USA को। USA के बाद हम लोग करते हैं यूरोपियन यूनियन को, इसके बाद हम लोग करते हैं बांग्लादेश को, और चौथे नंबर पर आता है UAE। तो इस चीज को याद रखिएगा। ये जो मैंने आपको पहले के 4 टॉप 4 बता दिए हैं, इनको जरूर याद रखिएगा। तो दूसरा कथन भी गलत हो जाएगा। हमसे सही कथन पूछे गए थे, तो एक भी कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ना तो एक ना ही दो। दोनों चीजें बहुत ही सरल थी, इसलिए मैंने तथ्यात्मक था, इसमें कुछ समझाने वाला था नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, देशी पशुधन की नस्लों से संबंधित है। ये खबर में क्यों आया, क्योंकि क्या है, जैसे हमारी आजादी को 75 वर्ष होने जा रहे हैं, ऐसे ही क्या करा गया है कि 75 उद्यमियों के सम्मेलन के लिए 75 देशी पशुधन नस्ल, इनकी एक प्रदर्शनी लगाई जा रही है। इस वजह से यह चीज
खबर में आ गई। अब इस प्रदर्शनी में जानने वाली चीज ये इंपॉर्टेंट है कि ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत हो रहा है, तो इसमें ध्यान रखिएगा, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। चलिए अब देखते हैं प्रश्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए यहां पर नहीं पूछा है, यहीं पर कंफ्यूजन होता है बस, ठीक है। देखिए अमृत महल की बात कर रहे हैं, आपने कई बार इनका नाम सुना होगा। तो अमृत महल बोल रहे हैं पंजाब में है, गलत जवाब हो जाएगा। अमृत महल जो मवेशी की नस्ल है ये कहां पंजाब में नहीं पाई जाती है, कर्नाटका में पाई जाती है, ठीक है। ओंगोले बहुत ही फेमस नस्ल है, ये भी राजस्थान में नहीं है, ये कहां पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। मलेनाडु गिद्दा, मलनाडु भी कई जगह इसको बोलते हैं, ये तमिलनाडु की जगह ये कहां पाई जाती है, ये कर्नाटका में पाई जाती है। सुरती भैंस का नाम सुना होगा, काफी फेमस रहता है, बिहार का, ऐसे ही गलत हो जाएगा, ये गुजरात में पाई जाती है। गुजरात में भी कहां पर, वडोदरा वाला जो एरिया है वहां पर, और भी कई गुजरात के क्षेत्रों में पाई जाती है, वडोदरा में मुख्यतः वडोदरा में पाई जाती है सुरती भैंस, ठीक है। तो ये बिहार इसका ऑप्शन नहीं होगा। बीटल की बात करें तो ये क्या है, ये बकरी की प्रजाति है, नाम सुना होगा आपने इसका। तो बीटल जो प्रजाति है वो पश्चिम बंगाल की नहीं है, ये कहां पर है, ये पंजाब में पाई जाती है, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, अमृत महल ये पंजाब गलत है, ये कर्नाटका में है। ओंगोले जो है ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती है मवेशी की जाति। मलनेडु गिद्दा या मलनाडु ये तमिलनाडु ना होकर कर्नाटका में है। सुरती भैंस बिहार ना होकर गुजरात में है। और बीटल जो बकरी है वो पश्चिम बंगाल ना होकर पंजाब में है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहां पर कोई भी कथन सही नहीं है, और हमसे सही नहीं कौन से सुमेलित नहीं है, पांचों सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 2 3 4 5। ये क्यों चर्चा में आया मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, जीएसटी क्षतिपूर्ति से संबंधित है। अब देखिए जीएसटी क्षतिपूर्ति का मतलब क्या होता है। देखिए मान लीजिए एक राज्य एक्स है, एक राज्य वाई है। एक्स ने कोई वस्तु का निर्माण करा, फॉर एग्जांपल एक बिस्किट बनाता है, और वाई को निर्यात करता है। तो अब जो ये कर होता है ना, जो टैक्स होता था, तो ये टैक्स किसके पास आता था, ये टैक्स आता था किसके पास, जो उत्पादन करता है वस्तु का, यानी कि उत्पादनकर्ता के पास। यानी कि अगर मान लीजिए वो बिस्किट 10 रुपए का है और 10 रुपए में 2 रुपए का टैक्स है, तो 2 रुपए किसको मिलेंगे, जिस जगह पर उस बिस्किट का उत्पादन हो रहा है, यानी एक्स पे। अब क्या हुआ, जीएसटी आया। तो जीएसटी आने से क्या हुआ, अब जीएसटी कैसा टैक्स है हमारा, इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब जैसे ही जीएसटी आएगा तो अब जो राज्य हैं वो ये कर लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि अप्रत्यक्ष कर में राज्य की जो सीमाएं होती हैं वो बहुत कम होती हैं। अगर बात करी जाए पेट्रोल के ऊपर या अल्कोहल जो होता है, इस पे अप्रत्यक्ष कर जो है वो राज्य लगा सकता है, बाकी अप्रत्यक्ष कर राज्य की शक्ति में नहीं आता, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब क्या हुआ, जीएसटी आने से ये बोला गया कि भाई एक्स अगर बिस्किट बना रहा है और वाई राज्य में बिस्किट बेच रहा है, तो ये जो जीएसटी है हमको पता है ये कहां पे लगता है, ये लगता है उपभोग जो कर रहा है वहां पर इसको वसूला जाता है। तो यानी कि अब जो पैसा जाएगा रेवेन्यू का, जो राजस्व का पैसा जाएगा, वो किसके पास जाएगा, ये जो 2 रुपए है ये वाई को मिलेगा, ना कि एक्स को। तो अब एक्स वाला बोलेगा कि भाई हम ये तो हमारे साथ नुकसान हो रहा है, तो अब हम क्या करें। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने बोला आपको जो भी इससे क्षति होती है आपके राजस्व में, उसको हम पूर्ण करेंगे। और 2017 में इस नियम को लाया गया था, और ऐसा बोला गया था कि 5 वर्ष के लिए, यानी कि 2022 तक जो भी क्षतिपूर्ति होगी तो प्रति वर्ष के हिसाब से आप निकालिएगा। जैसे मान लीजिए इतना मान के चला गया कि हर साल जो राज्य होते हैं उनको जो मुनाफा होगा, उनको जो राजस्व में प्राप्ति होगी वो 14% की होगी। तो 14% के हिसाब से जितना भी आपका कम राजस्व आएगा, तो उसका जो भी बचा हुआ राजस्व होगा वो कौन देगा, वो केंद्र सरकार देगी। तो इसी को बोला जा रहा है जीएसटी क्षतिपूर्ति। अब निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं, यह पूछा गया है। तो देखिए पहला लिखा हुआ है जीएसटी राज्यों को मुआवजा अधिनियम 2017 बिल्कुल सही है, कि प्रावधानों के तहत राज्यों को 15 साल की अवधि, यह गलत हो जाएगा। मैंने आपको बताया 5 वर्ष, 2022 जून में इसको खत्म होना था। जून की अवधि के लिए जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण होने वाली किसी भी राजस्व नुकसान के लिए मुआवजे का आश्वासन दिया, यह कथन गलत है, क्योंकि यहां पर 15 वर्ष लिखा हुआ है। राज्यों को संरक्षित राजस्व 10% की चक्रवृद्धि दर के आधार पर निर्धारित करा जाएगा, गलत, 14% निर्धारित करा गया है, ठीक है। मुआवजा भारत की समेकित निधि से दिया जाता है, नहीं, यह समेकित निधि से नहीं दिया जाता है। मुआवजा कैसे दिया जाता है, एक क्षतिपूर्ति सेस लगाया है, यानी कि उपकर लगाया है सरकार ने, ठीक है। तो सेस लगाया है, ये सेस से जो भी सरकार के पास पैसा एकत्रित होता है वही राज्यों को क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाता है। तो ये वाला कथन भी हमारा गलत हो जाएगा। हमसे गलत कथन ही पूछे थे तो सारे गलत हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, 1 2 और
3। अब देखिए ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जून 2022 में ये जो क्षतिपूर्ति की सीमा है इसको खत्म करना था। तो जनवरी में भी आपने इसके बारे में न्यूज सुनी होगी। जनवरी 2022 से कई राज्य ऐसे थे जो केंद्र सरकार से बोल रहे थे कि आने वाले और 5 वर्षों के लिए, क्योंकि क्या हुआ 2017 में जब ये आया तो 17 से लेकर 19 तक तो जो क्षतिपूर्ति थी, ऐसा नहीं है कि क्षतिपूर्ति सरकार ने, केंद्र सरकार ने दी नहीं है, बिल्कुल दी है, परंतु जो 2019 के बाद 19, 20 और 21 में जिस तरीके से जो कोरोना आया तो इस महामारी के कारण राज्यों का बहुत सारा जो राजस्व था वो स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्चा हुआ। तो इससे क्या है कि जो घाटा है, राजस्व घाटा, वो बहुत ज्यादा है। तो राज्यों ने बोला है कि भाई इसको 5 वर्ष के लिए और बढ़ाया जाए, इस वजह से ये न्यूज में आया। बाकी का जो बचा हुआ कंपनसेशन था, जो भी क्षतिपूर्ति थी, वो पूरी तरीके से केंद्र अभी तक का एकदम क्लियर कर चुकी है। चलिए, प्रारंभिक परीक्षा 2019 में एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद, जहां पर भी पसंद की बात आएगी तो वहां पर कौन सा अनुच्छेद आएगा? अनुच्छेद 21, व्यक्ति से शादी करने के अधिकार की रक्षा करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21, यानी कि बी ऑप्शन। हमेशा याद रखिएगा, जो राइट टू चॉइस है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ये क्या होता है? ये होता है राइट टू लाइफ, यानी कि जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार। ठीक है, जीवन के अधिकार में इसको सम्मिलित करा गया है कि हमारी पसंद क्या है, हमारी नापसंद क्या है। यहीं पर एक और अधिकार शामिल करा गया है जिसको बोलते हैं गोपनीयता का अधिकार, यानी कि राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, राइट टू जो प्राइवेसी है वो भी किस में आता है? अनुच्छेद 21 में। ठीक है, तो इन दोनों अधिकारों को याद रखिएगा, राइट टू चॉइस और राइट टू प्राइवेसी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। देखिए, आज के तथ्य में बहुत ही रोचक तथ्य आया है सामने, बहुत ही बड़ा एक आविष्कार हुआ है। एक फाउंडेशन है B612 फाउंडेशन, इसका नाम है। ठीक है, ये जो फाउंडेशन है ये गैर लाभकारी है, मतलब एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसने क्या किया है? इसने बिना किसी टेलीस्कोप की सहायता से कोई भी नया टेलीस्कोप नहीं बनाया और ना ही जो पुराने टेलीस्कोप थे उनकी मदद ली। टेलीस्कोप से हम लोग क्या देखते हैं? अंतरिक्ष के अंदर जो कई सारे खगोलीय पिंड हैं उनके बारे में हम लोग अनुसंधान करते हैं। तो इन्होंने क्या करा? एक एल्गोरिथम बनाई है। एल्गोरिथम क्या होती है? इसको बोलते हैं प्रमेय। एक ऐसा प्रोग्राम बनाया है। ये प्रोग्राम क्या करता है? ये प्रोग्राम ये करता है, इन्होंने क्या करा, बहुत समय पहले बहुत पुरानी पुरानी जो अंतरिक्ष की इमेजेस थी उसको लिया, बहुत ज्यादा इमेजेस को लिया, 20,000 के आसपास की इमेज को इकट्ठा करा और उसको कंप्यूटर के माध्यम से, आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आता होगा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, जैसे आपके पास मोबाइल फोन है, आप कोई भी डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं, मान लीजिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो आप यूट्यूब में देख रहे होंगे, तो यूट्यूब क्या है? एक सॉफ्टवेयर है वीडियो चलाने का। ठीक है, ऐसे ही आप जब गाने सुनते होंगे तो गाने सुनने के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज करते होंगे, कोई पीडीएफ आप पढ़ते होंगे तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर यूज करते होंगे। तो इनको बोलते हैं सॉफ्टवेयर, ये होते हैं प्रोग्राम। ये क्या करते हैं? ये किसी एक चीज के लिए बनाए जाते हैं और ये वही काम करते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही एक प्रोग्राम बनाया गया, उस प्रोग्राम का नाम था थोर। इसका फुल फॉर्म होता है ट्रैकलेट लेस हेलियोसेंट्रिक ऑर्बिट रिकवरी। उस थ्योरम का नाम था थोर, एल्गोरिथम को थोर बोल रहे हैं। तो ये क्या करते हैं? एक कंप्यूटर में जो पुरानी खींची हुई अंतरिक्ष की फोटोज हैं उनको उस कंप्यूटर में डालते हैं और फिर इस प्रोग्राम के अंदर इन फोटोज को ले जाते हैं। ये प्रोग्राम क्या करता है? अब देखिए, ये प्रोग्राम क्या करेगा? ये प्रोग्राम इन फोटो में, अंतरिक्ष में, अब चूंकि क्या होता है, जो भी क्षुद्र ग्रह होते हैं ना, तो क्षुद्र ग्रहों की जब ये रात के अंधेरे में हम लोग दूरबीन की सहायता से, या जो भी अंतरिक्ष शोधकर्ता होते हैं वो दूरबीन की सहायता से इन सब क्षुद्र ग्रहों का पता लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दिन के उजाले में तो ये सब चीजें दिखेंगी नहीं। तो रात के अंधेरे में काफी ज्यादा खगोलीय पिंड दिखते हैं। तो हर रात को एक ना एक, और रात में भी कैसे, समय समय पर रात के विभिन्न विभिन्न समयों पर उस अंतरिक्ष की फोटो खींची जाती है। तो ये सारी जो फोटोज थी वो एक ही दिन की, मान लीजिए हर 10-10 मिनट के अंतराल की फोटो थी। तो उसमें इन्होंने ऐसा देखा इस प्रोग्राम की मदद से कि यहां पर मान लीजिए एक पिंड था, उस पिंड जो था वो 10 मिनट बाद जो है खिसक के यहां चला गया, 10 मिनट बाद फिर खिसक के यहां आ गया, 10 मिनट बाद खिसक के। तो जब इन्होंने, इस प्रोग्राम ने मदद करी इनकी कि बारीकी से, ऐसे तो ये देख ही नहीं पा रहे थे, अब जब तक ये थ्योरम नहीं बनी थी तब तक इस फोटो में हमको वो जो पिंड था, खगोलीय पिंड, उसकी मूवमेंट के बारे में, यानी कि वो जो उसकी चाल है उसके बारे में पता ही नहीं चल पा रहा था। तो इस एल्गोरिथम ने हमें क्या करा कि उस मूवमेंट की चाल के बारे में बताया, जिससे हमने ये प्रूफ करा कि वो खगोलीय पिंड कोई और नहीं, जबकि क्या है, वो एक क्षुद्र ग्रह है। इन्होंने बताया, B612 फाउंडेशन ने, कि हमारी पृथ्वी के, जैसे ये हमारी पृथ्वी है तो इसके 460 फीट,
460 चारों तरफ से निकाल लो, फीट की दूरी निकाल लो। इस फीट की दूरी में इन्होंने इन सारी फोटोज से, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि 25,000 के आसपास जो क्षुद्र ग्रह हैं वो पृथ्वी के चारों ओर मौजूद हैं, जिनको आज तक हम लोग देख नहीं पाए। इस 25,000 में इन्होंने बताया कि केवल 40% ऐसे क्षुद्र ग्रह थे जो हमारी टेलीस्कोप ने जिनका पता लगाया, जबकि 60% ऐसे थे जो जिनका पता ही नहीं लगाया जा सका। तो ऐसे क्षुद्र ग्रहों का पता लगाया है किसने? इस एल्गोरिथम ने, इस सॉफ्टवेयर ने, जिसको बोल रहे हैं थोर। तो ये आपसे पूछ सकते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में कि भाई ऐसे लिख देंगे कि थोर जो है वो इनमें से क्या है? एक अंतरिक्ष प्रोग्राम, एक सैटेलाइट का नाम, एक आईसीबीएम मिसाइल, या एक एयर डिफेंस सिस्टम। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन दे देंगे। अब इस 4 ऑप्शन में आपको पता लगाना होगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं आज का यह सत्र आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले सत्र में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। कमेंट करिएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो, मेरे को जरूर बताइएगा। और जितने भी लोग कमेंट करते हैं उन सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।